हेलो एवरीवन, आज हम क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ टेक ओवर ये सीआर में पार्ट ए में चैप्टर नंबर 2 एक्विजिशन ऑफ कंपनी और बिजनेस। ये टेक ओवर के बारे में जो हम बात करेंगे दैट विल बी द सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस 2011। ये सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 की यदि हम बात करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा सर, ये हम एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस से क्लियर किया उन्होंने थोड़ा मिनिमम मतलब ब्रीफ में पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस क्लियर करके जो फाइनल में आए हैं उन बच्चों ने बहुत डिटेल्ड में पढ़ा है। अब क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था वो हमारे रेलिवेंट नहीं है, हम तो डायरेक्टली आते हैं यस सीएस फाइनल के अंदर भी एक्विजिशन की जब बात करते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें तो पार्ट ए के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, और जब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हो तो मर्जर एंड अमलगमेशन की तो हम बात करते ही हैं, हम एक्विजिशन की भी बात करते हैं ना। हम एक्विजिशन की भी तो बात करते हैं कि वॉलमार्ट ने एक्वायर किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, माइक्रोसॉफ्ट भी नंबर ऑफ कंपनीज को एक्वायर करती है। तो ये जो भी एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी है, तो यदि कोई भी एक्विजिशन या कंपनी को या बिजनेस को जो एक्वायर किया जा रहा है उसके लिए क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अभी तक जो हमने टेक ओवर की जो बात की तो टेक ओवर का कुछ पार्ट, टेक ओवर के कुछ पॉइंट हमारे सेक्शन 235 236 में भी आता है, जहां परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी आता है, सेक्शन 235 में था। जहां डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को याद आया, सेक्शन 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आप ऑफर देते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, लेकिन वो 4 मंथ्स के अंदर यदि 90% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू की कंसेंट आती है तो कुछ याद आया। नोटिस इज गिवन टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। सेक्शन 236 में भी हमने बात की थी, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी ऑफर देके हम उनके शेयर्स एक्वायर करते हैं। तो कुछ पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 235 236 में। आज जो हम क्लास के अंदर बात करेंगे, अब जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर में हम डिटेल्ड में जाएं, लेकिन हम लोगों की पुरानी आदत है, हम पढ़ने में कहाँ बिलीव करते हैं, हम तो बनाने में बिलीव करते हैं। इसलिए अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन प्रोविजन की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो मैं जनरल एग्जांपल देके हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। समझना बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम प्रोविजंस बनाने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या प्रोविजंस पढ़ने और किस टाइप के प्रोविजन बने, क्यों बने ऐसे प्रोविजन, क्या रिक्वायरमेंट थी। समझना बात विद दी एग्जांपल। हम क्या करते हैं, कंपनी बना देते हैं, कंपनी तो होगी। तो फॉर एग्जांपल देयर इज ए रिलायंस कंपनी। क्या बेटा, ये रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस जियो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कंपनी, एग्जाम्पल है ये, रियल एग्जाम्पल ही, कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि देयर इज ए कंपनी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड, देयर इज ए पर्सन दैट इज अ मिस्टर सी। कोई कंफ्यूजन बेटा? कुछ समझाया मैंने अभी तक जो कंफ्यूजन होगा? मैंने बोला एक कंपनी तो है, उस कंपनी को हमने क्या नाम दिया दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड। तो देयर इज ए कंपनी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड, देयर इज ए पर्सन दैट इज अ मिस्टर सी। कोई डाउट यहां तक? डाउट वाली तो बात ही नहीं आती सर, स्टार्ट करो कहानी को, भी तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हुई। ये जो रिलायंस लिमिटेड है, इस रिलायंस लिमिटेड में फॉर एग्जांपल देयर इज ए मुकेश अंबानी, नाम सुना है? देयर इज ए कंपनी रिलायंस लिमिटेड, इस रिलायंस लिमिटेड में जो मुकेश अंबानी है, इस मुकेश अंबानी की फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग, एग्जांपल है दैट इज 34%। मान लो देयर इज ए रिलायंस लिमिटेड, मुकेश अंबानी की शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 34% है। कितना परसेंट है? 34%। तो इस कंपनी में कंट्रोल किसका है?
मुकेश अंबानी का। समझ में आती बात? देयर इज ए कंपनी, सुनना बात ध्यान से, हम 5 to 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स अपन बात करेंगे। इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपन ट्राई करेंगे कि क्या हो रहा है, और इन 10 मिनट्स के अंदर पता चल जाएगा कि जो भी हम 7 से 8 घंटे जो आगे बात करेंगे 7 आवर्स इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर क्या बात होने वाली है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनना बात, there is a company that is a Reliance Limited, there is a company that is a Reliance Limited। इस कंपनी के अंदर जो मुकेश अंबानी है, फॉर एग्जांपल उसका शेयर होल्डिंग 34% है। there is 34% वोटिंग राइट्स, मतलब 34% वोटिंग राइट्स ये होल्ड करता है मुकेश अंबानी। तो इसका मतलब इसका मुकेश अंबानी का इस कंपनी में कंट्रोल है, मान लो, क्योंकि इतना परसेंटेज कोई होल्डिंग रखता ही नहीं है। क्योंकि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ना, ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। सर ये लिस्टेड कंपनी है, मतलब ये लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब ये लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड। वो तो पब्लिक कंपनी में हो जाता है, पब्लिक के थ्रू बहुत सारा आपने फंड रेज किया है, आईपीओ आया हुआ है, एफपीओ आया हुआ है। तो ये लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और सेबी के द्वारा गवर्न होती है। मींस पब्लिक का पैसा है, और जहां पब्लिक का पैसा जिन कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास 70-80% बहुत रेयर केसेस में होता है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी इस लिस्टेड कंपनी रिलायंस लिमिटेड के अंदर 34% होल्ड करता है। इतना भी कोई होल्ड नहीं करता। आपको लग रहा होगा सर 34% की बात है, भैया अब रिलायंस कंपनी की कैपिटल कितनी होगी? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो जब कंपनीज की कैपिटल जब लाख करोड़ में होती है, जब कंपनी की कैपिटल 10,000 करोड़ में होती है, तो जब कंपनी की कैपिटल इतनी ज्यादा होती है, उसका 34% भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो मुकेश अंबानी है इस कंपनी में 34% वोटिंग होल्ड करता है। कितना परसेंट? 34% वोटिंग होल्ड करता है। तो ये जो मुकेश अंबानी 34 याद नहीं करना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ये मुकेश अंबानी का रिलायंस लिमिटेड पे पूरा कंट्रोल है, और इस कंपनी ने फॉर एग्जांपल जो भी पब्लिक ऑफर है उस पब्लिक ऑफर लेके आती है, और पब्लिक ऑफर में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स से फंड रेज किया जाता है, राइट। ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये किसके लिए पैसा दे रहे हैं? ये इन्वेस्टर रिलायंस लिमिटेड के लिए पैसा देने में पता है, लेकिन हमें पता है कि रिलायंस लिमिटेड किसकी है? मुकेश अंबानी की है, और मुकेश अंबानी की, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि मुकेश अंबानी वो इंसान है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, लोग हमेशा पर्सन पर भी पैसा लगाते हैं। मुझे पता है कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट वी नो, लेकिन फिर भी कि रिलायंस जो लिमिटेड है जिस पर कंट्रोल किसका है? मुकेश अंबानी का। क्योंकि मुकेश अंबानी 34% वोटिंग होल्ड करता है। तो जो पब्लिक ऑफर के थ्रू जितने भी लोगों ने पैसा दिया है, वो सारे लोग जो पैसा दे रहे हैं वो किसके लिए पैसा दे रहे हैं? उनको पता है इस कंपनी का जो ऑनर है मुकेश अंबानी है, तो जिन्होंने भी फंड दिया है, जिन्होंने भी अमाउंट इन्वेस्ट की है, इन्वेस्टर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की है कौन सी कंपनी में? रिलायंस लिमिटेड ने। तो रिलायंस लिमिटेड के अंदर जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? मुक्कू भाई अपना भाई, दैट इज अ मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के लिए अमाउंट आपके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आज फॉर एग्जांपल आप बीजेपी की यदि बात करो तो बीजेपी इलेक्शन जीत गई, लेकिन बीजेपी को बहुत लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट तो दिया प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो फिर हमने क्या किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है तो बीजेपी को वोट दे दिया। फिर कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे पब्लिक जो पैसा लगा रही है वो रिलायंस लिमिटेड में लगा रही है, लेकिन उनको पता है कि ये जो पैसा यूज किया जाएगा ये कंपनी किसकी है, मेजर शेयर होल्डर कौन है, ज्यादा कंट्रोल कौन करता है इस कंपनी को? मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने देगा। नहीं, अपन मुकेश अंबानी के बारे में बात कर भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में बता भी नहीं रहा हूं।
सुनना मेरी बात ध्यान से, देयर इज ए पर्सन मिस्टर सी, अब मिस्टर सी पे पिक्चर में आया, सुनना बात ध्यान से। मिस्टर सी का एक ही सपना है, कर लो रिलायंस मुट्ठी में। ये रिलायंस चला है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम दुनिया को मुट्ठी में नहीं करते, हम तो रिलायंस को मुट्ठी में करते हैं। इस पर्सन का एक ही सपना है, एक ही टारगेट है, मुझे रिलायंस चाहिए। ये रिलायंस को एक्वायर करना चाहता है, ये रिलायंस को परचेज करना चाहता है, रिलायंस को कंट्रोल करना चाहता है। और मिस्टर सी ने क्या किया, पूरी प्लानिंग की, पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और उसने किसी ना किसी तरीके से जो बहुत सारे लोग हैं उनसे पर्सनल या कैसे भी शेयर्स एक्वायर किए, और मिस्टर सी की जो शेयर होल्डिंग हो गई, मिस्टर सी की जो शेयर होल्डिंग हो गई, फॉर एग्जांपल 36% वोटिंग राइट। अभी मुकेश अंबानी के कितने परसेंट वोटिंग राइट से 34। तो अभी किसकी चलती है, मुक्कू की चलती है, मुक्कू भाई मुकेश अंबानी की चलती है। लेकिन जैसे मिस्टर सी ने रिलायंस लिमिटेड के, कौन सी कंपनी में, इन रिलायंस लिमिटेड, जैसे ही मिस्टर सी ये रिलायंस लिमिटेड में 36% मोटिनाइज एक्वायर कर लेता है, तो मेजर कंट्रोल अब किसका आया, अब कंट्रोल क्या, अब कंट्रोल मुकेश अंबानी का नहीं रहा, अब कंट्रोल मुकेश अंबानी का नहीं रहा, अब कंट्रोल मुकेश अंबानी का नहीं रहा, अब कंट्रोल किसका रहा, दैट इज अ मिस्टर सी का। अब कंट्रोल किसका रहा, दैट इज अ मिस्टर सी का। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? यदि अब मिस्टर सी का यदि कंट्रोल आ गया तो ऐसे क्या, शेयर होल्डर्स में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि शेयर होल्डर्स, मैं बात कर रहा हूं अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, जो भी इन्वेस्टर्स है, ये शेयर होल्डर्स का एक प्रॉब्लम है, ये शेयर होल्डर्स का एक प्रॉब्लम है। तो मैं से बता सकता है क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम ये है कि हमने इन्वेस्ट किया, हमने मनी दी, अपना फंड दिया रिलायंस लिमिटेड को, किसके लिए, मुकेश अंबानी के लिए, क्योंकि उसका 34% मोटिनाइज है, वो अभी भी 34 है। लेकिन मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने इस कंपनी रिलायंस लिमिटेड के जैसे ही 36%, कितना परसेंट बेटा, 36% मोटिनाइज एक्वायर किया, तो 36% मोटिनाइज एक्वायर करने की वजह से कंट्रोल किसका आया, मिस्टर सी का। अब इस कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा, मिस्टर सी। अब इस कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा, मिस्टर सी। मुकेश अंबानी के विजन पे तो हमें पता है, ये इंसान खुराफाती है, कैसे भी करेगा। ये मिस्टर सी कैसा होगा हमें पता नहीं, क्या ये कंपनी को बढ़िया तरीके से चला पाएगा, क्या इस मिस्टर सी में इतना विजन होगा, वी डोंट नो। वी गेव द मनी टू हमने पैसा किसको दिया था, हमने पैसा मुकेश अंबानी को दिया था, ये पैसा मुकेश अंबानी के लिए था। लेकिन ये पैसा कौन यूज कर रहा है, ये पैसा यूज किया जा रहा है रिलायंस लिमिटेड के द्वारा। लेकिन अब इस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, मिस्टर सी। ए मिस्टर सी, तू मेरा पैसा यूज कर रहा है। साहब रो क्यों रहे हो, मैं नहीं रो रहा हूं, शेयर होल्डर्स रो रहे हैं। कौन बेटा, शेयर होल्डर्स बोले बर्बाद हो गए। हमने अपना पैसा दिया था, हमारे भाई को, मुक्कू भाई को। ये पैसा कौन यूज कर रहा है, मिस्टर सी। ये पता नहीं कौन लंगूर है, बेवकूफ है, हमें बिलीव नहीं है इस इंसान पे, हम नहीं ट्रस्ट करते। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? जरूरी थोड़ी है कि आपको हर पर्सन पर ट्रस्ट हो, आपको हर पर्सन पे बिलीव हो। हमें मुकेश अंबानी पे तो बिलीव है, हमें पता है वो इंसान इंडिया से कहीं नहीं जाने वाला जब तक वो है बिजनेस में नंबर 1 है भैया। उसका विजन, उसका स्टाइल भारतीय एयरटेल को भी एक बार हिला दिया। सर वो मुकेश अंबानी है, कुछ भी कर सकता है, अनिल अंबानी भी नहीं है। क्या कह रहा हूं, पर्सन होते हैं कुछ, जीतना जानते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मिस्टर सी उस कंपनी को कंट्रोल करेगा, एक कैसी पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि जो बड़े जो लोग होते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, वो काम नहीं करते। इस दुनिया में काम करने वालों की वैल्यू नहीं होती है, डिसीजन मेकर्स की वैल्यू होती है। काम करने वाले तो एम्प्लॉय पहले भी रिलायंस में वही थे, जब मिस्टर सी आएगा तो एम्प्लॉयज तो वही रहने वाले, छोटे मोटे एम्प्लॉइज, लो लेवल के एम्प्लॉइज।
सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है डिसीजन मेकिंग, आइडियाज। नोटबंदी हुई तो हमारे मुकेश अंबानी सोई नहीं, जियो 6 महीने फ्री। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात है, आपके आइडियाज, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी पॉलिसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें नहीं पता ये मिस्टर सी कैसे पॉलिसी बनाएगा, ये कैसे देख पाएगा। तो शेयर होल्डर बोलता है हमने ये अपना पैसा, ये हमारा पैसा, हम छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, हम साल का सिर्फ 2 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी हमने अपना जैसे कैसे करके पैसा बचाया। हमने ये पैसा रिलायंस लिमिटेड में लगा दिया, ये रिलायंस लिमिटेड में हमने इन्वेस्ट कर दिया इस उम्मीद पे कि 15 साल बाद जब मेरी बेटी बड़ी होगी, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी के लिए हम उन शेयर्स को बेच देंगे। हमारे सारे ख्वाब टूट गए। हमने ये पैसा दिया था मुक्कू को, ये पैसा यूज कर रहा है ये कौन? ये हमने पहले ही कहा था, जिन जिन ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है ना, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। और लगाओ शेयर मार्केट में पैसा, और लगाओ ना शेयर मार्केट में पैसा। जिन जिन ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है वो सब बर्बाद है। यहाँ पे पैसा लगाया जाता है मुक्कू के लिए, पैसा यूज करता है सी, क्योंकि पहले मुकेश अंबानी का कंट्रोल था। यहाँ पे ए ने क्या किया, कंपनी के ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, तो अब ए नहीं मिस्टर सी, तो मिस्टर सी ने कंपनी के ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, तो मिस्टर सी का कंट्रोल आ गया। ये क्या मजाक है भैया, हमारा पैसा तो मुकेश अंबानी के लिए, अब मिस्टर सी यूज कर रहा है, अब वो कंपनी को देखेगा। ऐसा कैसे भैया, पैसा तो हमारा है। और लगाओ शेयर मार्केट में पैसा, हो गई ना बर्बाद। और लगाओ शेयर मार्केट में पैसा। जब शेयर मार्केट के लिए इतना नेगेटिव बोला जा रहा था, तो दादा शेयर मार्केट का दादा बोलता है बहुत हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मेरे होते हुए मैं शेयर मार्केट का दादा हूं भैया, ये मेरा एरिया है, ये मैं दादा हूं यहाँ का। क्या हूं मैं? दद्दू। सर शेयर मार्केट का दद्दू कौन है? जल्दी बताओ, शेयर मार्केट का दद्दू कौन है? जल्दी बताओ ना, तुमसे ही बात कर रहा हूं। शेयर मार्केट दद्दू दादा, शेयर मार्केट दादा। सेबी बोलो, ओए शेयर होल्डर्स क्या प्रॉब्लम है? जब तक मैं जिंदा हूं मैं शेयर मार्केट के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुमने एग्जीक्यूटिव में जब सेबी पढ़ा था, तो सेबी एक्ट जब डेवलप किया गया, उसकी पहली लाइन में क्या थी? सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो शेयर होल्डर्स, जो इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो मेरे बच्चे की तरह हैं। मैं अपने बच्चों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। जब तक मैं हूं जिंदा तो तुम्हारा कोई भी नहीं कर सकता। क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बच्चों? ओ मेरे बच्चों। सर सेबी के बच्चे कौन? इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। क्यों चिल्ला रहे हो जी? हमारी प्रॉब्लम है जी। कौन बोला जी? शेयर होल्डर बोली जी, हमारी प्रॉब्लम है, हमने पैसा लगाया था। किसके लिए? मुक्कू के लिए। पैसा यूज कर रहा है मिस्टर सी। मैं जानता हूं ये पैसा मैंने कैसे कमाया था, और ये पैसा मेरा मिस्टर सी यूज कर लेगा। ऐसे कैसे यूज कर लेगा? ये पैसा तो हमने दिया मुक्कू भाई को। अब मिस्टर सी ने रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स ज्यादा खरीद लिए। ज्यादा मतलब 36% वोटिनाइज हो गया, तो अब उसकी ज्यादा मेजर शेयर होल्डिंग है। तो अब ये मिस्टर सी कंट्रोल कर रहा है। हमें नहीं है उस पर बिलीव, नहीं बेकार लंगूर, हम नहीं बिलीव करते। आई लव मुक्कू भाई, हमें तो सिर्फ अपने मुक्कू भाई पे बिलीव है, हमें मिस्टर सी लंगूर पे कोई बिलीव नहीं है। हम नहीं जानते मिस्टर सी कौन है। फुट 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 फुट। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि सेबी ने बोला तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर के पॉइंट से बता रहा हूँ, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था रिलायंस लिमिटेड में। किसके लिए? फॉर मुक्कू भाई के लिए, दैट इज मुकेश अंबानी के लिए। क्योंकि नहीं, मुझे पता है, बार बार बोल रहा हूं, तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी, आप तो कंपनी को पैसा दे रहे हो, जैसे आप बीजेपी को वोट देते हो, लेकिन आपको पता है नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हो। पर्सन हमेशा बिहाइंड होता है। आज फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ने भी जियो बनाया, तो जियो तो नया था ना, लेकिन रिलायंस था, मुकेश अंबानी था, पॉपुलर हो गया।
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके पीछे कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो मनी इन्वेस्ट किया जा रहा है, हमें पता है रिलायंस जियो, रिलायंस की कोई भी नई कंपनी आ जाए या कोई भी नया और कंपनी बना ले, लेकिन उसके पीछे नहीं मुकेश अंबानी हो, तो शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है जब ये शेयर्स आते हैं पब्लिक ऑफर। क्यों? मुकेश अंबानी, लोग मुकेश अंबानी पे बिलीव करते हैं, उसकी पॉलिसीज, उसका डिसीजन मेकिंग लाइक करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है मुकेश अंबानी के लिए किया जा रहा है, राइट। अब जैसे ही एज क्या हुआ, मिस्टर सी बिकमिंग होल्डर ऑफ 36% वोटिंग राइट्स, तो मिस्टर सी का क्या आ गया जी, मिस्टर सी का कंट्रोल आ गया है। हम नहीं चाहते कि मिस्टर सी आए। समझ में आ रही बात? कि हमारा पैसा मिस्टर सी यूज नहीं करे। तो सेबी ने बोला तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी है ना कि तुम मिस्टर सी को नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते कि पैसा यूज करे, तो तुम एक चीज बताओ कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बैठ के हम सोल्व करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम। जब तक मैं हूं शेयर मार्केट के साथ कुछ नहीं होगा, शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तो शेयर होल्डर्स ने बोला कि देखो समझो बात, ये हमारा पैसा है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारा दिल जानता है कि हमने कैसे कमाया। हमारे साल भर की इनकम 3 लाख है, हम साल भर का ईयरली हम 3.5 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से हमने 70,000 रुपये रिलायंस में लगा दिए, हमने 50,000 रुपये रिलायंस में लगा दिए। ये हम जानते हैं इसलिए कि 25 साल बाद जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी के लिए मैं शेयर्स बेच के पैसा निकाल लूंगा। बात समझ में आ रही है? मिस्टर सी नहीं, पता नहीं कंपनी कब बंद हो जाएगी, ना 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 ना। तो हम क्या चाहते हैं, या तो आप एक काम करो, अपने आप को दादा बोलते हो ना, आप दादा हो ना, तो समझो बात, आप चाहते हो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो दोनों में से कोई भी एक काम कर दो। या तो एक काम करो, आप मिस्टर सी को मना कर दो कि ये मैक्सिमम शेयर्स एक्वायर नहीं करे, क्योंकि हमने अपना पैसा मुक्कू भाई के लिए दिया था, तो ये पैसा तो हमारा मुकेश अंबानी यूज करे, वो इस कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर होना चाहिए, क्योंकि वी लव मुक्कू भाई, हमें मुकेश अंबानी के डिसीजन मेकिंग पे बिलीव है, हम मिस्टर सी को लाइक नहीं करते। पुट पुट पुट। तो मिस्टर सी को शेयर्स खरीदने से मना कर दो, मिस्टर सी को क्लोज मतलब नॉट टू परचेज शेयर, इसको मना कर दो कि ये शेयर्स परचेज नहीं करे, ऐसे डायरेक्शन दे दो, क्योंकि आप तो शेयर मार्केट के दादा हो, कुछ भी कर सकते हो, कर दो। या एक काम और करो, यदि आप मिस्टर सी को मना नहीं कर सकते कि वो रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स परचेज नहीं करे, आप डिनाई नहीं कर सकते उसे, तो दूसरा काम ये करो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम मिस्टर सी के साथ नहीं रह सकते, वी लव मुक्कू भाई। तो जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्या बेटा सेकंड ऑप्शन क्या है, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो हमने पैसा लगाया है रिलायंस लिमिटेड में, वो हमें रिटर्न कर दो। ऐसा शेयर होल्डर ने बोला। शेयर होल्डर ने बोला हमने अपना जो पैसा दिया था वो मुकेश अंबानी के लिए दिया था, नाउ दिस फंड इज बीइंग यूज्ड बाय द मिस्टर सी, एज मिस्टर सी बिकमिंग द होल्डर ऑफ 36%, उसने मार्केट से शेयर्स एक्वायर किया, कहीं से भी शेयर्स एक्वायर किया, अब मिस्टर सी के पास 36% वोटिंग हो गए, अब मिस्टर सी कंपनी को कंट्रोल करता है। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि वी वांट टू स्टे विद ओनली मुकेश अंबानी। तो हमारे दो सॉल्यूशन है, दोनों में से कुछ भी दे दो हमें चलेगा। या तो मिस्टर सी को मना कर दो कि उसको शेयर्स खरीदने से मना कर दो, जिससे कि मुकेश अंबानी वही 34% पे कंपनी को कंट्रोल करता रहे, या आप मिस्टर सी को मना नहीं कर सकते तो एक काम करो, जितना पैसा हमारा लगा हुआ है ना, उस पैसे को हमें क्या करो, रिटर्न दे दो। अब पॉइंट ये आता है कि सेबी क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, मतलब ये कि समझ में आ गया है कि जो इन्वेस्टर्स है, कौन बेटा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स ये सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड करते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि हमने जो पैसा दिया है मिस्टर सी को, या तो उसे शेयर्स खरीदने से मना कर दो, या रिलायंस लिमिटेड में जो हमने पैसा दिया था वो मुकेश अंबानी के लिए दिया था, नाउ द फंड विल बी यूज्ड बाय
मिस्टर सी, तो जो हमारा फंड इन्वेस्टेड है वो हमें वापस से दिलवा दो, क्योंकि हमारा पैसा तो मुकेश अंबानी यूज कर सकता है, हम नहीं चाहते कि कोई और यूज करे। तो या तो हमारी मनी रिटर्न कर दो या मिस्टर सी को आने से मना कर दो, तब तो हम मानेंगे हाँ यू आर द दद्दू ऑफ द शेयर मार्केट। अदरवाइज हमें लगेगा यहाँ पे सब फ्रॉड होता है बॉस। तो सेबी ने बोला भैया ओके। अब सेबी जी आगे, अब पॉइंट आता है, सेबी जी ने बोला यार बात तो सही है इन इन्वेस्टर की, क्योंकि इन इन्वेस्टर के खून पसीने की कमाई है और ये इतना लिमिटेड अर्निंग करते हैं, और जैसे कैसे करके ये जो भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, ये जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स है, कोई जयपुर का है, कोई मुंबई का है, कोई दिल्ली का है, कोई कोलकाता का है, कोई अजमेर का है, कोई अलवर का है, बात समझ में आ रहा है, कोई बीकानेर का है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अलग अलग एरिया से इन सब लोगों ने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, और इन्होंने किसको ध्यान में रखते हुए पैसा लगाया, मुकेश अंबानी के लिए। तो सेबी ने बोला सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो तुम में से कोई बता सकता है कि सेबी क्या सॉल्यूशन दे, क्या मिस्टर सी को मना कर सकता है? मुझे पता है सेबी दद्दा है, दद्दा है, दद्दा दादा किसका, शेयर मार्केट का दद्दू, वो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेबी पे आने से पहले जनरल बात और करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस क्लासेस में आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ये मेरा इंस्टीट्यूट है चिन्मयी, आई एम द ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, और आप मेरे इंस्टीट्यूट में फेस टू फेस क्लासेस लेने के लिए आते हो, और आपने थर्ड डे फीस जमा करा दी, और 20 डेज बाद मेरे दिमाग में आया बेटा ओ बेटा मिस्टर ए गेट लॉस्ट, कल से बताना दिस इज माई इंस्टीट्यूट, आई एम द ओनर, मेरी मर्जी, कल से नहीं आएगा फुट। ऐसा आप कर सकते हो? ऑब्वियसली ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं ऐसा कर सकता हूं। आंसर इज यस, आई एम द ओनर ना। शायद तुम लोग अटक रहे हो, सर मालिक हो, गुंडे थोड़ी हो। कुछ बात समझ में आ रही है? सर ये आपका इंस्टीट्यूट है, आपको निकालने का हक तो है, लेकिन क्या किसी बिना रीजन के हम निकाल दूंगे? यदि किसी बच्चे ने मिसबिहेव किया, मिसकंडक्ट किया, तो आप निकालते हो, रीजन समझ में आता है। लेकिन क्या बिना किसी रीजन के आप किसी बच्चे को बोल दोगे कि कल नहीं आना? माना कि आप ओनर हो, आपका ही इंस्टीट्यूट है, उस बच्चे ने जब पूरी फीस जमा करा दी, तो बिना किसी ग्राउंड के, क्या पॉइंट बना? बिना किसी ग्राउंड के, तो पॉइंट टू बी नोटेड। क्या सेबी बिना किसी ग्राउंड के मिस्टर सी को बोल सकता है मिस्टर सी तेरा 20% है ना, अब 20% ही रखे हो, तू एक शेयर भी ज्यादा खरीदा, चाटा लगाओ तेरे को, सेबी हूं मैं। भैया ये कौन सी कंपनी है? ये मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूं, ये कौन सी कंपनी, जल्दी से बताओ बेटा। ये रिलायंस लिमिटेड की आप बात कर रहे हो सर। ये रिलायंस लिमिटेड कौन सी कंपनी बेटा? लिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर से फ्रीक्वेंटली ट्रांसफरेबल है, ये आपने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रेडेबल, राइट और नॉट? यस। और ये ऊपर से लिस्टेड कंपनी है, इन शेयर्स पे तो आप रेस्ट्रिक्शन कैसे इंपोज कर सकते हो? बिना किसी ग्राउंड के। सेबी ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर मार्केट को डेवलप करने के लिए वो किसी भी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। लेकिन क्या मिस्टर सी की कोई गलती है? मिस्टर सी बोलता है भैया मेरे पास 20 था, मैंने 20 का 36% शेयर्स खरीद लिया, क्या ये कोई गुनाह है? आप किस बियाप पे, किस ग्राउंड पे मुझे शेयर्स खरीदने से मना कर रहे हो? बात तो सही है। हम मिस्टर सी को किस ग्राउंड पे बोले ए मिस्टर सी तू कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगा? हम ऐसा बोल सकते हैं? बताओ ना, क्या ऐसा बोलना पॉसिबल है? तो पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन गुंडागर्दी थोड़ी होगी। कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, कुछ ग्राउंड तो होना चाहिए ना। बिना ग्राउंड थोड़ी कुछ होता है, बिना रीजन कभी कुछ नहीं होता। रीजन हमेशा होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर सी को बोल दो, मिस्टर सी के ऊपर यहां पे क्या था, मिस्टर सी को बोलो नॉट टू परचेज, ऐसा वो बोल सकता है, या इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस,
impose restrictions not to purchase, impose restriction as not to purchase shares, ये करना सेबी के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकता। द आंसर इज बिना किसी रीजन के, क्योंकि मिस्टर सी बोलता है भैया मैं लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कोई भी परचेज कर सकता है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की, मैंने सेबी के किसी प्रोविजन को, मैंने लिस्टिंग के किसी प्रोविजंस को, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो बच्चा बोलता है सर जब मैंने फीस जमा करा दी, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स है वो सारे नॉर्म्स को मैं फॉलो करता हूं, तो किस ग्राउंड पे आप मुझे क्लास से बाहर निकाल सकते हो? बात समझ में आ रही? ग्राउंड तो चाहिए ना, रीजन तो चाहिए ना। तो वही कि आप मिस्टर सी को बोल सकते हो कि नहीं तू शेयर्स नहीं खरीदेगा, मेरी मर्जी। ऐसा कैसे मर्जी भैया? यदि आप कोई रेस्ट्रिक्शन यदि इंपोज करते हो, यह हमें पता है सेबी के पावर में दिया हुआ है, ये आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, सेबी कभी भी किसी पर्सन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। अब तुम शेयर मार्केट में डील नहीं करेगा, लेकिन सेबी जब भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है तो वो पर्सन कोई गंदा काम करता है, उसे कुछ गलत किया होता है। और 36% शेयर्स करना, मेजोरिटी शेयर्स एक्वायर करना, ज्यादा शेयर्स एक्वायर करना, कंट्रोल एक्वायर करना, क्या कोई गुनाह है? गुनाह तो नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये तो नहीं पॉसिबल। तो सेबी के बाद एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन क्या बचा? वो ऑप्शन ये बचा कि अपन एक काम करते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इन रिलायंस लिमिटेड ऑफ शेयरहोल्डर्स, उन शेयरहोल्डर्स को एक ऑप्शन दे दिया जाता है मनी रिटर्न का। मतलब ये कि अब मिस्टर सी को तो मना नहीं कर सकते, अब मिस्टर सी को तो 36% शेयर्स एक्वायर करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और मिस्टर सी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हम उसके ऊपर मना कर दें। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि मिस्टर सी सुन, तो कंपनी पे कंट्रोल करना चाहता है तो ठीक है तू कंट्रोल कर ले, लेकिन कंट्रोल करने से पहले तुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि जो शेयर होल्डर्स निकलना चाहते हैं उनकी मनी रिटर्न हो जाएगी। मतलब जो भी शेयर होल्डर्स, मतलब एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए। किसको ऑप्शन दिया जाना चाहिए? टू शेयर होल्डर्स। मतलब ये कि इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाए, आपके साथ कोई गलत नहीं है, तुम यदि मिस्टर सी के साथ नहीं रहना चाहते हो तो तुमने जितना ही पैसा रिलायंस में दिया था, तो ये मिस्टर सी, कौन बेटा? ये मिस्टर सी एक ऑप्शन देगा आपको, ये आपको एक ऑप्शन देगा, जो निकलना चाहता है निकलो, ये आपको पूरा पैसा दे देगा। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर यदि वो मनी रिटर्न का ऑप्शन दे रहा है, और फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस लिमिटेड के जब से पैसा लगाया था रिलायंस लिमिटेड में, उस समय हमने दिया 2 लाख, और सर ये 2 रुपए दे दे तो हमें ना हम कर लेंगे ये। तो हम बताएंगे हम कौन? हम बताएंगे ना सेबी, हम बताएंगे सेबी। तो हम सेबी बताएंगे और मिस्टर सी, तो जब भी ऐसा होगा ना तो तेरे को ऑफर देना पड़ेगा। जो शेयर होल्डर्स निकलना चाहता है ना, उन शेयर होल्डर्स को निकलने के लिए, जो शेयर होल्डर्स निकलना चाहता है ना, उन शेयर होल्डर्स को निकलने के लिए मनी रिटर्न का एक ऑप्शन देना पड़ेगा। सर ये मनी रिटर्न का कैसे ऑप्शन दोगे? कैसे मनी रिटर्न का ऑप्शन दोगे? क्या उनको फोन करके बोलोगे हेलो शेयर होल्डर तुम शेयर बेचना चाहते हो? और जयपुर वाले तुम शेयर बेचना चाहते हो? ओ सीकर वाले, ओ मुंबई वाले, दिल्ली वाले, कोलकाता वाले। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी रिटर्न के लिए आपको एक ऑफर देना पड़ेगा, उसका पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। सर इसकी प्राइस क्या होगी, कितने दिनों में ये ऑफर आएगा? तो ये सारी जो प्रोसीजर है ये सब सेबी ने स्पेसिफाइड की। समझ में आया? क्या बात है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम लॉ मेकर ही बन जाते हैं। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के लिए पूरी प्रोसीजर बनाई और इन प्रोसीजर को हमने स्पेसिफाइड कर दिया। सर इन प्रोसीजर को आपने कहाँ स्पेसिफाइड कर दिया? इन प्रोसीजर को हमने स्पेसिफाइड किया तो बन गया सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस 2011।
बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं प्रोविजंस, वो सिर्फ ओनली लिस्टेड कंपनी पे ही अप्लाई होंगे। समझ में आई बात? और मैंने जो कहानी स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, वो की भी लिस्टेड कंपनी के लिए ही थी। तो मतलब ये कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो लिस्टेड कंपनी की बात करने जा रहे हैं। मतलब जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो दैट इज द रिलायंस लिमिटेड, उसे हम आगे से बोलेंगे दैट इज अ टारगेट कंपनी। ये टारगेट था, इसको हमने खरीदा। सर जिसने खरीदा, तो खरीदने वाले को क्या बोल सकते हो? खरीदने वाला कौन था? दैट इज अ एक्वायर, मिस्टर सी। तो मिस्टर सी को हम क्या बोल सकते हैं? खरीदने वाला। तो इसे बोला जाएगा एक्वायरर। इसे क्या बोला जाएगा? एक्वायरर। क्या बोला जाएगा? एक्वायरर। मिस्टर सी जो किसी कंपनी को खरीदता है, मतलब खरीदने का मतलब मैक्सिमम शेयर्स खरीदता है। मतलब ये कि यदि आपने क्या किया, किसी टारगेट कंपनी को यदि खरीदा तो टेक ओवर होगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो देन टेक ओवर के रेगुलेशंस आपके एप्लीकेबल होंगे। तो इसका मतलब हमें जितने भी कंसेप्ट पढ़ने हैं सेबी की रेगुलेशंस पढ़नी है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया जाएगा वो सेबी की रेगुलेशंस है। और नहीं, कहीं भी माइंड में अनलिस्टेड कंपनी की बात मत करना, हम सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम टेक ओवर की जो रेगुलेशंस की बात करेंगे, यदि कोई लिस्टेड कंपनी हुई, कौन सी कंपनी हुई? लिस्टेड कंपनी हुई। तो उन लिस्टेड कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कभी भी टेक ओवर यदि होता है तो टेक ओवर के लिए उनके क्या होंगे? सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 विल बी एप्लीकेबल। और यदि आपको प्रॉपर नेम चाहिए तो इसका नेम क्या है? दैट इज अ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर। वापस आई रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट अगेन, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में लिखा हमने सब्सटेंशियल, ब्रैकेट में हमने लिखा एस सब्सटेंशियल, ए एक्विजिशन ऑफ, एस मतलब शेयर्स, टी बोले तो टेक ओवर, रेगुलेशंस 2011। ये रेगुलेशन 2011 की है, लेकिन एज अमेंडेड टाइम टू टाइम बाय द सेबी। नाम जो आता है वो सेबी टेक ओवर रेगुलेशन 2011 का ही आता है, लेकिन ये अपडेटेड है, अमेंडेड है, राइट। सर ये सेबी जो टेक ओवर रेगुलेशन है इसमें क्या है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपके माइंड में बिल्कुल समझ में आ गया है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा। इस चैप्टर के अंदर हमेशा एक ही बात की जाएगी, पैसा देना है उन शेयर होल्डर को जो निकलना चाहते हैं। क्या बात है, मतलब ये कि चैप्टर पढ़ाने से पहले ही चैप्टर खत्म हो गया। क्या बात है, सिर्फ आपको टाइम पीरियड प्रोविजन से तो पढ़ने हैं, थीम तो आपके माइंड में सेट हो गई है, आपको पूरा आइडिया लग गया है कि क्या क्या होने वाला है। क्या होने वाला है सर? इसमें ये होने वाला होगा कि जो शेयर होल्डर्स उस कंपनी से निकलना चाहते हैं तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता है। सर वो ऑप्शन फोन करके तो बता नहीं सकते सर, उसका पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता होगा न्यूज़पेपर के अंदर, उसी से उनको पता चलेगा। और ये ऑफर कौन देगा? एक्वायर, क्योंकि भैया तुझे ही मजा आ रहा है ना 36% शेयर्स खरीदने का। तो तू चाहता ना कि रिलायंस कंपनी को एक्वायर करे, तो एक काम कर, क्या कर, ऑफर दे। जो शेयर होल्डर्स तेरे साथ नहीं रहना चाहते ना, उनको पैसा दे, जाने दे। हम तेरे को शेयर्स खरीदने से मना नहीं कर रहे, हम तुझे कंट्रोल करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और तूने कुछ कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते ना कि ये करना पड़ेगा। मना नहीं कर सकते शेयर्स खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकता कल से मत आना, लेकिन ऐसा बोल सकता हूं मैं उन्हीं बच्चों को क्लास में अलाउड करूंगा जो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, मैं उन्हीं बच्चों को क्लास में अलाउड करूंगा जो टाइम से आएंगे, मैं उन्हीं बच्चों को क्लास में अलाउड करूंगा जो टेस्ट देंगे। इंस्टीट्यूट मेरा है तो रेगुलेशंस भी मेरी चलेगी। मैं रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता हूं, लेकिन बिना किसी रीजन के नहीं बोलता है बेकार बच्चा निकल यहां से। सर ऐसा कैसे निकल? बात समझ में आ रही है? वही अब मिस्टर सी को ये नहीं बोल सकते कि आप शेयर्स मत खरीदो, शेयर्स तो खरीदेगा, कंपनी को कंट्रोल भी कर सकता है, ज्यादा शेयर्स भी खरीद सकता है, लेकिन उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देते हैं कि जिन जिन शेयर होल्डर को निकलना हो उस कंपनी से उनको ऑफर दिया जाए। तो यहाँ पे जो पूरे चैप्टर के अंदर जो आप बात करोगे ना, वो ऑफर के बारे में बात करोगे। क्या बात है, मजा आ गया। आई लव दिस चैप्टर, आई लव सीआर।
ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है बता नहीं सकता। वैसे अभी आपको लग गया होगा कि सर बहुत मजा आने वाला है, डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ टेक ओवर। पहला वर्ड जो हमने यूज किया वो हमने टेक ओवर यूज किया। जो हमने पहला जो वर्ड यूज किया, हमने वर्ड यूज किया टेक ओवर। सर टेक ओवर का मतलब क्या है? व्हेन एक्वायरर, एक्वायरर एक्वायर करने वाला, व्हेन एक्वायरर acquires substantial, that is very important, substantial acquisition of shares or voting rights। क्या वर्ड यूज किया है? टेक ओवर का मतलब नहीं, टेक ओवर वैसे आपके सेबी की जो रेगुलेशन है 2011 उसमें डिफाइंड नहीं है। हम जनरल वर्ड देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक ओवर का मतलब क्या है। यदि कोई एक्वायर, कौन बेटा? यदि कोई एक्वायर, मेरे साथ बोलो, यदि कोई एक्वायर एक्वायर्स लड्डू रसगुल्ला चल लड्डू रसगुल्ला खरीदने से थोड़ी कंपनी पे कंट्रोल आता है। तो यदि कोई भी एक्वायर्स सब्सटेंशियल, क्या वर्ड यूज किया? सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ, सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स या कंट्रोल, दो हैं। या तो पहला पॉइंट क्या था? सब्सटेंशियल, मेरे साथ बोलना पड़ेगा बेटा। क्या किया एक्वायर जी ने? क्या किया? यहाँ पे एक्वायर किसको बोला था हमने? मिस्टर सी को बोला था। एक्वायर हमने किसको बोला था? मिस्टर सी को बोला था। इससे तुम्हें एक पॉइंट और समझ में आता है मेरे एग्जांपल से। जरूरी नहीं है कि एक्वायर कंपनी हो। आप कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो, आप तो सेबी की टेक ओवर रेगुलेशंस की बात कर रहे हो। तो जो टारगेट कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है। मेरी बात सुन लेना बेटा, दो रिक्वायरमेंट। टारगेट कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स एक्वायर कर रहा है, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या शेयर्स एक्वायर करके, वो इंडिविजुअल हो, वो फर्म हो, वो कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। मतलब एक्वायर के अंदर ऐसा नहीं है कि कंपनी ही हो, एक्वायर कंपनी होना जरूरी नहीं है, एक्वायर कोई भी पर्सन हो सकता है। इसे जानबूझ के जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने कंपनी का नहीं लिया, क्योंकि रियल में जो एग्जांपल्स आते हैं वो मैक्सिमम कंपनी के ही होते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के एग्जाम्पल बनाया मिस्टर सी का, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्वायर के लिए कंपनी होना जरूरी नहीं है। कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो एक्वायर्स करता है। क्या बेटा? सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स या कंट्रोल। वापस से बोलो मेरे साथ, सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल। सर किसके ऊपर? ओवर टारगेट कंपनी। वापस से सुनना बात ध्यान से। एक्वायर कौन? कोई भी पर्सन। एक्वायर कौन? मेरे साथ बोलो बेटा, एक्वायर कौन? कोई भी पर्सन। मैं भी इंडिविजुअल, मैं भी एचओएफ, मैं भी फर्म, मैं भी कंपनी, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। मैं भी इंडिविजुअल, मैं भी फर्म, मैं भी कंपनी, कोई भी हो, चलेगा। लेकिन टारगेट कंपनी कौन हो? लिस्टेड कंपनी। टारगेट कंपनी कौन हो? लिस्टेड कंपनी। टारगेट कंपनी कौन हो? लिस्टेड कंपनी। कौन हो? लिस्टेड कंपनी। सर अनलिस्टेड हो तो सेबी कहां से आएगा ना बीच में? क्या बात है सर, ऐसे लग रहा है कि हम पढ़ नहीं रहे, हम तो प्रोविजंस बना रहे हैं। आई लव्ड इट। समझ में आई बात? मतलब जो खरीदने वाला बंदा है ना वो कोई भी हो सकता है। तो यदि कोई भी एक्वायर, यदि कोई भी एक्वायर्स, एक्वायर्स, क्या बोला वर्ड? पहला वर्ड सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स। मुझे पता है तुम लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर सब्सटेंशियल क्या होगा? 1% होगा या 5% होगा? तो सब्सटेंशियल 50 को बोले, 30 को बोले, 10 को बोले, तो लॉ मेकर्स ने ही डिसाइड कर दिया कि जो सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स होगा वो हमने बता दिया है रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 2। वैसे रेगुलेशन 3 भी है, लेकिन 3 बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। हम पढ़ेंगे तो रेगुलेशन 3 भी पढ़ेंगे, 3, 4 भी पढ़ेंगे।
लेकिन मेनली यदि आप बात करोगे सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स की, तो वो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 और कंट्रोल दिया हुआ है आपको रेगुलेशन 4 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि रेगुलेशन 3.1 एप्लीकेबल हो या रेगुलेशन 3.2 एप्लीकेबल हो या रेगुलेशन 4 एप्लीकेबल हो, तो इसका मतलब यदि कोई भी एक्वायर्स करता है सब्सटेंशियल क्वांटिटी को ऑफ द शेयर्स या वोटिंग राइट्स या कंट्रोल, तो देन मैनेजमेंट चेंज होगा, कंट्रोल होगा, या मैक्सिमम शेयर्स में भी हम मानते हैं कि कंट्रोल चेंज होने की चांसेस है। इसलिए क्या बात की थी, क्या वर्ड आना चाहिए बेटा, एक्वायर। सुनो भैया, पहले आपको यदि आप 36% शेयर्स एक्वायर करना चाहते हो ना बच्चा, तुम रोज मेरी क्लास में बैठना चाहते हो ना, तो ये बात याद रखना, कल से सारा असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, कल से क्लास में टाइमली आना, दूसरी बात यूनिफॉर्म में आना। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये कि आप सब्सटेंशियल क्वांटिटी को खरीदो, कंट्रोल भी करो टारगेट कंपनी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अनलेस जब तक कि नहीं, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक ऑफर देना पड़ेगा टू शेयरहोल्डर्स, एक ऑफर देना पड़ेगा किसको, शेयरहोल्डर्स को। कौन सी कंपनी के, टारगेट कंपनी के। किस बात के, टू परचेज देयर शेयर्स, कि ये बंदा उनके शेयर्स खरीद लेगा या वो अपने शेयर्स बेच दे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जिन जिन को कंपनी से निकलना है तो वो निकल सकता है, तो ऐसा एक ऑफर एक्वायर के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ये ऑफर तभी आएगा जब या तो रेगुलेशन 3.1 एप्लीकेबल हो या रेगुलेशन 3.2 एप्लीकेबल हो या रेगुलेशन 4 एप्लीकेबल हो। मेरे साथ बोलना पड़ेगा बेटा, जल्दी से बोलो मेरे साथ बेटा। यदि कोई भी एक्वायर क्या कर रहा है, एक्वायर्स, यदि कोई भी एक्वायर्स क्या एक्वायर किया, सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स, और सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स का मतलब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 या रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। मेरे साथ बोलो बेटा, इसका मतलब ये हुआ, या कंट्रोल किसके ऊपर, ओवर दी टारगेट कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी एक्वायर ने रेगुलेशन 3.1 या रेगुलेशन 3.2 या रेगुलेशन 4 यदि एप्लीकेबल हुई, तो उससे पहले एक ऑफर देना पड़ेगा टारगेट कंपनी के शेयरहोल्डर्स को कि तुम अपना पैसा लेके यहां से फूटो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सेबी ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया एक्वायर को, करना ही पड़ेगा। कितना मजेदार है। अब तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है सर? यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ये समझ में आ गया कि ऑफर क्यों दिया जाता है। बच्चा रट्टा ही मारता है, ऑफर देना पड़ेगा, उसे समझ में नहीं आता कि ऑफर क्या है। भैया ऑफर क्यों दिया जा रहा है, उन शेयरहोल्डर्स को दिया जा रहा है जो कंपनी में अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते, जो निकलना चाहते हैं, तो जो एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनको एक ऑफर दिया जा रहा है क्योंकि कंट्रोल चेंज हो रहा है या उस कंपनी में कोई सब्सटेंशियल क्वांटिटी वाले शेयर्स एक्वायर कर रहा है। कुछ बात समझ में आई बेटा? तो इसलिए यहां पे ये पॉइंट दिया हुआ है, बात समझ में आई? तो इसलिए यहां पे क्या पॉइंट दिया हुआ है कि यदि रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 या रेगुलेशन 4 यदि एप्लीकेबल हुआ, तो एक्वायर को एक ऑफर देना पड़ता है टारगेट कंपनी के शेयरहोल्डर्स को। चलो अब वक्त आ गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, तो आपको ये तो मैं टिप्स में याद करा दूंगा, रात की 4 बजे होगी या 3 बजे होगी, मैं भूलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जब रेगुलेशन 3.1 एप्लीकेबल होगा, या रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 एप्लीकेबल होगा, या रेगुलेशन 4 एप्लीकेबल होगा, तो एक्वायरर को टारगेट कंपनी के शेयरहोल्डर्स को एक ऑफर देना पड़ता है कि जो क्विट निकलना चाहता है वो क्विट कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, सर बता रहा हूं क्या सब्सटेंशियल क्वांटिटी क्या है? तो हम रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से। तो पहले तो मैं पूरा प्रोविजन आपको बताऊंगा, प्रोविजन बताने के बाद हम एग्जांपल्स भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो मैंने बोल दिया बेटा, तुम अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन भूलने नहीं दूंगा, जिद्दी हूं पूरा मैं।
रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 और 3 2। तो ऐसा करके क्लास में याद करा के जाऊंगा ना तो भूलने नहीं दूंगा जब तक ये क्लास एंड होगी। देखना बड़ा मजा आने वाला है। कौन? इफ। कौन? खरीदने वाला। तो खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बेटा। एक्वायरर। क्या बोलते हैं बेटा? मेरे साथ बोलो। एक्वायरर इंक्लूडिंग एक्वायरर इंक्लूडिंग पीएससी। इंक्लूडिंग पीएससी। यदि कोई भी एक्वायरर इंक्लूडिंग पीएससी किसी पर्सन के साथ, हो सकता है कि मैं अकेले खरीदूं, हो सकता है कि मैं किसी पर्सन के साथ भी। तो एक्वायरर इंक्लूडिंग पीएससी। क्या बोला मैंने वर्ड? पीएससी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब विथ कंसेंट, साथ में मिलके। तो यदि कोई भी पर्सन एक्टिंग कंसर्ट के साथ, मतलब यदि कोई भी एक्वायर इंडिविजुअली या साथ में ग्रुप नंबर ऑफ पर्संस एक्वायर्स शेयर्स और वोटिंग राइट्स, मतलब यदि किसी एक्वायर ने पर्सन एक्टिंग कंसर्न के साथ यदि शेयर्स और वोटिंग राइट्स खरीदे अलोंग विथ, बड़े ध्यान से पढ़ना एक ही लाइन को, अलोंग विथ शेयर्स और वोटिंग राइट्स हेल्ड बाय, मतलब जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स वो खरीद रहा है और जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स उसका ऑलरेडी पड़े हैं, दोनों को मिला के एंटाइटल हिम और देम। सर ऐसा क्यों? यदि वो अकेला है तो एंटाइटल हिम, और यदि ग्रुप के साथ मिलकर यदि शेयर्स एक्वायर करा तो एंटाइटल देम। मतलब ये कि जितने शेयर्स, मेरे साथ बोलो बेटा, जितने शेयर्स में खरीद रहा हूं, जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स में खरीद रहा हूं, मेरे साथ बोलो, जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स में खरीद रहा हूं और जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े, दोनों मिला के, दोनों मिला के, दोनों मिला के एंटाइटल हिम और देम टू एक्सरसाइज 25% or more voting rights of the target company। समझ में नहीं आ रहा? डोंट वरी अबाउट इट, मैं तो सिर्फ जो लिखा हुआ है रेगुलेशन 3(1) में उसको बता रहा हूं। समझ में नहीं आया? अभी तो समझेंगे, अभी तो पोस्टमार्टम करेंगे यार। हम तो बिना पोस्टमार्टम के तो हम आगे ही नहीं बढ़ते ना। अभी तो प्रोविजन बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार तो याद करना है जो मैं बोला। मेरे साथ चलते रहो, सब समझ में आएगा, याद भी आएगा। वी आर एक्सपर्ट इन बहुत। हम लर्निंग में भी बिलीव करते हैं, समझने हम तो बनाते हैं वैसे भी प्रोविजन। सुनो क्या बेटा, यदि कोई भी एक्वायर, मेरे साथ बोलो बेटा, यदि कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी, इंक्लूडिंग पर्सन एक्टिंग कंसर्न, मतलब अकेले या साथ में एक्वायर्स शेयर्स, शेयर्स खरीद रहा है, वोटिंग राइट्स खरीद रहा है, अलोंग विथ जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स का ऑलरेडी पड़े, दोनों को मिला के एक्सरसाइजिंग टू एंटाइटल हिम और देम। कितना? मतलब ये कि जितने शेयर्स उसके बाद ऑलरेडी पड़े हैं और जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स वो ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी पड़े हैं और जितना वो खरीद रहा है, दोनों को मिला के इसको एंटाइटल करता है टू एक्सरसाइज करने के लिए। कितना परसेंट बेटा? 25% और मोर वोटिंग राइट्स। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, चाहे आपने शेयर्स खरीदा हो या वोटिंग राइट्स खरीदा हो, चाहे आपके यहाँ शेयर्स पड़े हो या वोटिंग राइट्स पड़े हो, दोनों को ऐड करके, लेकिन जब आप कंबाइन लिमिट देखोगे, जब आप कंबाइन लिमिट देखोगे कि
कितना टोटल हुआ, तो टोटल जो होना चाहिए वो 25% होना चाहिए, लेकिन शेयर्स की बात नहीं की जा रही है, 25% और मोर वोटिंग राइट्स। यदि मेरे पास 24% शेयर्स है लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है, तो देन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 के अंदर कवर्ड नहीं होगा। मैंने बोला चाहे आपने शेयर्स खरीदा या वोटिंग राइट्स खरीदा, चाहे आपके शेयर्स पड़े या वोटिंग राइट्स पड़े, लेकिन एंटाइटल हिम टू एक्सरसाइज, मतलब ये कि आप ऐसे शेयर्स खरीद लो जिन पर वोटिंग राइट्स मिल रहा है या डायरेक्टली आपको वोटिंग मिल रहा है। बात समझ में आ रही है कि आप शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे मैंने शेयर्स खरीदे जिन पे वोटिंग राइट्स है, तो शेयर्स हैविंग द वोटिंग राइट्स, तो तब तो मुझे वोटिंग राइट्स मिलेगा ही मिलेगा। यदि मैंने शेयर्स नहीं खरीदे, यदि वोटिंग राइट्स है तो मैंने वोटिंग राइट्स एक्वायर की। तो आपने शेयर्स खरीदे या वोटिंग राइट्स खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल जो आपका कंबाइन होना चाहिए, जितने शेयर्स वोटिंग राइट्स आपके ऑलरेडी पड़े, जितने शेयर्स वोटिंग राइट्स आप खरीद लो, दोनों मिला के क्या होना चाहिए 25% और मोर, दोनों मिला के क्या होना चाहिए 25% और मोर वोटिंग राइट्स होने चाहिए। किसके बेटा, ऑफ द टारगेट कंपनी। तो एक्वायर सुनो सुनो सुनो, एक्वायरर, हाँ सर बोलो, तो एक्वायरर सुनो, तो हमें ऑफर देना पड़ेगा बच्चों को। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनलेस जब तक कि नहीं, पहले आपको एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ऑफर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा। किसको, टू शेयर होल्डर्स। कौन सी कंपनी के, ऑफ टारगेट कंपनी। तो ये एक्वायर उनको एक ऑफर देगा कि हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर करेंगे, तुम अपने शेयर्स बेचो। तो ऑफर दिया जाएगा टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी टू सेल देयर शेयर्स, मतलब वो अपने शेयर्स बेचे, और एक्वायर के पॉइंट से टू परचेज देयर शेयर्स, ये उनके शेयर्स खरीदने वाला है। समझ में आया, नहीं आया, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया ना, 100% नहीं 500%, जब ये क्लास एंड होगी ना 100% नहीं 500% समझ में आएगा। कुछ को तो पहले ही आ गया, जिनको अभी कुछ डाउट है, अटक रहा है, सारे डाउट क्लेरिफाई कर दूंगा। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 1, हम एग्जाम्पल वही रखते हैं, हमारी प्यारी कंपनी रिलायंस लिमिटेड की। ठीक है, ठीक है, ये रिलायंस लिमिटेड है, राइट। रिलायंस लिमिटेड में फॉर एग्जाम्पल दे इज ए मिस्टर सी, ये इस कंपनी के फॉर एग्जाम्पल होल्ड करता है शेयर्स या वोटिंग राइट्स जो भी है, तो ये होल्ड करता है शेयर्स और वोटिंग राइट्स जो अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल 15% वोटिंग राइट्स है। तो जो भी शेयर्स है वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो उस पर आपको क्या मिल रहा है, 15% वोटिंग राइट्स मिल रहा है। और नाउ मिस्टर सी एग्री टू एक्वायर, उसने एक्वायर किए शेयर्स और वोटिंग राइट्स, इन पर जो वोटिंग राइट्स मिल रहा है फॉर एग्जांपल वो मिल रहा है 12% वोटिंग राइट्स। तो मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेदर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 एप्लीकेबल होगी या नहीं, जल्दी बताओ बेटा। रेगुलेशन 3(1) एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। यदि कोई भी एक्वायर मिस्टर सी ऑलरेडी ओल्ड कितना करता है 15%, और उसने एक्वायर करने के लिए जो एग्रीमेंट किया दैट इज 12%, और 15 + 12 अलग अलग नहीं देखा जाएगा। मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला, इस गलत फहमी में बिल्कुल आना भी मत, और आने दूंगा भी नहीं, कि ये रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 तभी एप्लीकेबल होती है जब कोई एक्वायरर 25% शेयर्स एक्वायर करता है। मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप 25% शेयर्स खरीदो। सुनना बात ध्यान से, ये गलत फहमी हो जाती है, ये गलत समझ में आ जाता है कि 25% शेयर्स खरीदने पर ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। 25% शेयर्स खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, जितना शेयर्स वोटिंग राइट्स ऑलरेडी पड़ा है, जितना शेयर्स वोटिंग राइट्स ऑलरेडी पड़ा है, जितना शेयर्स वोटिंग राइट्स में खरीद रहा हूं, ये दोनों कंबाइन, जितना शेयर्स वोटिंग राइट्स ऑलरेडी पड़ा है, जितना शेयर्स वोटिंग राइट्स में एक्वायर्ड कर रहा हूं, ये दोनों मिला के यदि 25% और मोर, मैं सब बोल बेटा कितना 25% और मोर यदि वोटिंग राइट्स आ जाते हैं तो देन, और यहां पे कितना हुआ 15 + 12, तो कितना परसेंट हो गया 27% वोटिंग राइट्स। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऑफर लाना
पड़ेगा एज पर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। समझ में आ गया बेटा? एग्जाम्पल नंबर 2, यदि फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कंपनी दैट इज अ Reliance Limited, there is a person that is a Mr. C. For example, this person, all the shares are voting rights in the Reliance Limited, that is a 24% voting rights. तो मतलब मिस्टर सी ऑलरेडी 24% वोटिंग राइट्स होल्ड करता है. नाउ मिस्टर सी एग्री टू एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स, दैट इज अ 2% ओनली. ये पर्सन मिस्टर सी अब 2% शेयर्स एक्वायर कर रहा है, तो क्या इसे ओपन ऑफर लाना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने बोला ओपन ऑफर आपको तभी लाना पड़ेगा जब 25% शेयर्स खरीदूं. सर आपने ऐसा क्यों बोला? तो बताओ, क्या रेगुलेशन 3(1) के अंदर ओपन ऑफर लाना पड़ेगा? सर 2% जो शेयर्स खरीद रहा है, ये ना देखो कि आप कितने शेयर्स खरीद रहे हो. मेरे साथ बोलो, क्योंकि ये बार बार आपके दिमाग में आएगा, मैं आने नहीं दूंगा. मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने ये नहीं बोला कि 25% शेयर्स खरीदने, मैंने ये बोला कि जितने शेयर्स ऑर्गेनाइज में ऑलरेडी हैं, जितने शेयर्स ऑर्गेनाइज में ऑलरेडी हैं और जितने शेयर्स ऑर्गेनाइज में एक्वायर्ड कर रहा हूं, ये दोनों मिला के यदि 25% हो जाते हैं, तो ये मत देखो कि आप 2% खरीद रहे हो या 20% खरीद रहे हो. परसेंटेज मत देखो, ये देखो कि जितना शेयर्स आप खरीद रहे हो और जितना शेयर्स ऑलरेडी परचेज आपने किया या जितना ऑलरेडी पड़ा है, तो जितना शेयर्स आप खरीद रहे हो, जितना शेयर्स आपका ऑलरेडी पड़ा है, ये दोनों मिला के यदि 25% होता है तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा. ये गलती से मत याद कर लेना कि जब ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं तो ओपन ऑफर लाना पड़ता है. ये गलत है, बिल्कुल गलत है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि ऑलरेडी मिस्टर सी के पास ऑलरेडी जो होल्ड करता है वो है 24% वोटिंग राइट्स, और एग्रीमेंट टू एक्वायर किया, दैट इज अ 2% वोटिंग राइट्स. दोनों मिला के कितना हो गया? दैट इज अ 26% वोटिंग राइट्स, 25% और मोर. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 के अंदर क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर लाना पड़ेगा. नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3, टारगेट कंपनी अपनी वही है, दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड. There is a Mr. C, that is a acquirer, old. मतलब अभी इस मिस्टर सी के पास रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स नहीं है. नाउ ही एग्री टू एक्वायर या एक्वायर 24% वोटिंग राइट्स. तो क्या ओपन ऑफर लाना पड़ेगा? मैंने तुमसे बात की बेटा, क्या ओपन ऑफर लाना पड़ेगा? वेदर ओपन ऑफर ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1. क्या ओपन ऑफर लाने की जरूरत है या नहीं है? सर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में क्लियरली दिया हुआ है कि एक्वायरर जितने शेयर्स ऑलरेडी एल्ड करता है, दैट इज अ 0, और जितने शेयर्स ऑर्गेनाइज वो एक्वायर कर रहा है, दोनों मर्ज करके, दोनों कंबाइन करके 0 + 24 एग्रीगेट कितना हुआ? दैट इज अ 24% वोटिंग राइट्स. क्या ये 24% 25 होता है? सर दिख ही रहा है 25 कहाँ है, और जब 25% और मोर देन 25% वोटिंग राइट्स नहीं आया तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में कोई ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है. वैसे तो मुझे लगता है समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4, टारगेट कंपनी हमारी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड. रिलायंस लिमिटेड में मिस्टर सी ओल्ड नील. होल्ड द शेयर्स और वोटिंग राइट्स, दैट इज अ नील. कुछ भी शेयर्स और वोटिंग राइट्स नहीं होल्ड करता. एग्रीमेंट टू
acquire shares or voting rights 27% voting rights. तो whether open offer under रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 लाना होगा या नहीं. मैंने क्या बोला, आपको जो लिमिट देखनी है 25% की, जो आपको लिमिट देखनी है 25% की, वो एग्रीगेट होगा जितने शेयर्स ऑफ वोटिंग आपके यहाँ ऑलरेडी हैं, जितने शेयर्स ऑफ वोटिंग आपके यहाँ ऑलरेडी है और जितने शेयर्स ऑफ वोटिंग आप एक्वायर करने जा रहे हो दोनों को कंबाइन. तो शेयर्स ऑफ वोटिंग आपके ऑलरेडी है निल, और जो शेयर्स ऑफ वोटिंग आप एक्वायर करने का आपने एग्रीमेंट किया दैट इज 27%, और दोनों का एग्रीगेट कितना हो गया 27% वोटिंग 25% और मोर पे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 पे पहले ओपन ऑफर लाना पड़ेगा. और अब मुझे लग रहा है कि जो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई. फिर भी एक बार लास्ट फॉर्मेलिटी कर देता हूं. कोई चाहे तो स्किप भी कर सकता है, लेकिन जिसकी आदत है सर हमें तो वर्ड टू वर्ड पढ़ने की आदत है, तो वो आगे भी ध्यान से सुनना, डायरेक्टली रेगुलेशन 3(2) पे मत आना. ओपन ऑफर थ्रेशोल्ड लिमिट, ये आपको पता है कि जो थ्रेशोल्ड का जो लिमिट है दैट इज अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स, और मतलब सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स ये आपको दिया हुआ है रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में. Open offer threshold regulation 3. The following are the threshold limit for the acquisition of shares of voting rights beyond which an obligation to make the open offer is triggered. तो मतलब ये open offer का ट्रिगर जो पॉइंट होगा वो ट्रिगर पॉइंट कब होगा, फर्स्ट रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 राइट. और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्या कहता है, अपन उसकी लैंग्वेज रीड करते हैं. नो एक्वायरर, मेरा पॉजिटिव वे में नहीं बोला, नेगेटिव वे में बोला. पॉजिटिव बोलते तो क्या होता है 25% और मोर पे पहले ओपन ऑफर लेके आओ. इन्होंने बोला इनके स्टाइल में पढ़ लेते, नो एक्वायरर सेल एक्वायर द शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए टारगेट कंपनी विच टेकन टुगेदर विथ, जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स आप ऑलरेडी एल्ड करते हो और जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स पीएससी के साथ भी है, इसलिए हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा था, एक्वायरर, इंक्लूडिंग पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट. मतलब जो भी एक्वायर है और इंक्लूडिंग पीएससी, जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स आप ऑलरेडी हेल्ड करते हो और जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स आप एक्वायर करने जा रहे हो, एंटाइटल देम टू एक्सरसाइज 25% और मोर वोटिंग राइट्स इन द सच टारगेट कंपनी अनलेस नो. मतलब कोई भी एक्वायर जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑलरेडी हेल्ड करता है, जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स वो एक्वायर कर रहा है इंक्लूडिंग पीएससी, वो 25% और मोर वोटिंग राइट्स नहीं होल्ड कर सकता एग्रीगेट में, जब तक कि नहीं वो पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर का नहीं लेके आ जाए, जब तक कि वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे दे कि जिनको क्विट करना है वो क्विट कर जाए. ओपन ऑफर लाना कंपलसरी है जब आपके पास एग्रीगेट 25% और मोर वोटिंग राइट्स हो जाते हैं. सर एग्रीगेट में क्या देखना पड़ेगा, जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स आपके ऑलरेडी पड़े हैं और जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स आप एक्वायर करने जा रहे हो, और इसमें आपके अकेले नहीं देखे जाएंगे, एक्वायरर का भी देखा जाएगा एज वेल एज पर्सन एक्टिंग कंसर्न का भी देखा जाएगा. यहाँ पे एक्वायरर की डेफिनेशन भी हम साथ में रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. एक्वायरर जो एक्वायर करे, क्या एक्वायर करे, जो बिल्डिंग एक्वायर करे, जो रसगुल्ला एक्वायर करे, जो कपड़े एक्वायर करे, जो चाटा पड़ेगा अब ज़्यादा बोले तो क्या एक्वायरर की मतलब एक्वायरर मतलब एक्वायर करने वाला. क्या एक्वायर करने वाला, सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल एक्वायर करने को क्या बोलते हैं, दैट इज अ एक्वायरर. क्या बोलते हैं बेटा, एक्वायरर. किसके साथ, खुद भी या किसी पीएससी के साथ, खुद भी किसी पीएससी के साथ भी जो एक्वायर कर रहा है या एग्री टू एक्वायर कर रहा है क्या, शेयर्स या वोटिंग राइट्स या कंट्रोल, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ एक्वायरर. क्लियर, सही तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से. तो नाउ वी कम टू द रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2.
मैंने पहले ही कहा था कि हमारी रेगुलेशन 3 के अंदर 4 पॉइंट है, सब रेगुलेशन 1 2 3 4 है, लेकिन सब रेगुलेशन 3 4 अलग है, तो इसको आगे देखेंगे भाई। और वैसे तो 2 के बाद ही नंबर आएगा, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है सब्सटेंशियल क्वांटिटी के लिए, सब्सटेंशियल क्वांटिटी के लिए 2 है, 3 1 जब 25% और मोर वोटिंग राइट्स, जब 25% और मोर वोटिंग राइट्स, तो रेगुलेशन 3 1 में ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। मैंने बोला चिन्मयजन को तीसरी बार प्यार हुआ, तो तीसरी बार का मतलब क्या हुआ, मेरा थर्ड लव है, मेरा फोर्थ लव है, मेरा फिफ्थ लव है, मुझे किसी से 5वीं बार प्यार हुआ, तो 5वीं बार मतलब मैंने लाइफ में लव ही पहली बार किया है और ये 5वीं बार है। सर यदि आप लव कर रहे हो पहली बार, तो सर पहली बार तो पहली बार होगा ना, 5वीं बार कैसे होगा, 5वीं बार का मतलब आपको 4 बार ऑलरेडी प्यार हो गया, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 पहला प्यार है, और पहले प्यार के बाद जितना जो भी प्यार उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट प्यार हो, सब्सिक्वेंट प्यार्स। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पहली बार सब्सटेंशियल क्वांटिटी होगी, पहली बार 25% हुआ, पहली बार 25% के अंदर क्या रहेगा, जितना शेयर से वोटिंग ऑलरेडी है और जितना शेयर से वोटिंग है जब एक्वायर करो, दोनों को ऐड करके 25% और मोर पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। अब हम बात करें रेगुलेशन 3-2 को 1-1 में बोल सकते हो सब्सिक्वेंट प्यार या सब्सिक्वेंट प्यार्स। सर ऐसा क्यों बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है देखना। यदि कोई भी एक्वायरर किसके साथ बेटा, along with पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब किसी भी पर्सन एक्टिंग कंसर्ट के साथ, मतलब अकेले या साथ में, ग्रुप में, होल्ड 25% और मोर वोटिंग राइट्स। बीच में मत बोलना, जो लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। यदि कोई भी एक्वायर अकेले या साथ में होल्ड रखता है 25% और मोर वोटिंग राइट्स, कितना परसेंट बेटा, 25% और मोर वोटिंग राइट्स इन टारगेट कंपनी, बट less than maximum permissible non public shareholding। बीच में मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में डाउट आ गया, सर जल्दी बताओ एमपीएनपीएस क्या होता है, रुक तो जा। क्या बेटा, ये रेगुलेशन 3(2) तभी एप्लीकेबल होगा यदि कोई एक्वायर 25% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करता है। अब तुम्हारा डाउट आएगा सर यदि मैं 25% वोटिंग राइट्स यदि होल्ड नहीं करता तो रेगुलेशन 3(2) फॉल नहीं करेगा। किसी बच्चे ने बोला सर मुझे सब्सिक्वेंट प्यार करना है, ऐसा मतलब मैं ऑलरेडी प्यार कर चुका हूं पहले करने से, मतलब ये कि रेगुलेशन 3(2) भी वैसा ही कहता है कि हम उन एक्वायर की बात कर रहे हैं जो किसी टारगेट कंपनी में ऑलरेडी 25% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करता हो, मतलब कितना परसेंट, ऑलरेडी होल्ड 25% और मोर वोटिंग राइट्स, बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले जितना पढ़ लिया ना उसी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। वेरी गुड। क्या डाउट आ रहा है तुम्हारे दिमाग में बार बार? मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयरहोल्डिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द MPS।
एनपीएस, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फालतू बात बिल्कुल नहीं करना क्या बेटा। एमपी एनपीएस मतलब मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक से होल्डिंग, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक से होल्डिंग, ये मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक से होल्डिंग कितनी होगी जो बनाया पर, तो थोड़ा सा बना लेता हूँ, बाकी आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों कौन सा ये एग्जाम में आने वाला है, लेकिन रिटेन करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेता हूँ। सेबी में तुम लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, ऐसा मुझे याद है, ये मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ा, लेकिन यस मुझे ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ा होगा मिनिमम पब्लिक से होल्डिंग, ऐसा लगता है, या तो एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा होगा या सीएफ में फाइनल में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ा है मिनिमम पब्लिक से होल्डिंग, मतलब किसी भी लिस्टेड कंपनी में, ये तो पता है, ये लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है तो पता है, इंप्लाइड है, तो जो भी किसी लिस्टेड कंपनी में जब शेयर लिस्टेड होते हैं तो लिस्टिंग रेगुलेशंस में दिया हुआ है कि कम से कम पब्लिक के पास कितने शेयर्स होने चाहिए, तो मिनिमम पब्लिक से होल्डिंग नॉर्मली 25% होती है सर, 10% होती है इन द केस ऑफ पीएसयू। क्या लिखा हुआ बेटा, मिनिमम पब्लिक से होल्डिंग एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो लिस्टिंग की जो क्लोजेस है उसमें लिखा हुआ है कि जब अपने शेयर्स को आप लिस्टेड कराते हो तो कम से कम पब्लिक में जो शेयर्स होने चाहिए वो 25% होने चाहिए, किनके लिए, अदर देन पीएसयू, और कौन सी कंपनी की बात हो रही है, वो तो इंप्लाइड है, दैट इज द लिस्टेड कंपनी, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अलावा जो बाकी जो है उनके लिए 25% की रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतने शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए, और यदि पीएसयू है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए मिनिमम जो पब्लिक के पास शेयर्स होने चाहिए लिस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज 10%। तो यदि कॉमन सेंस लगाना बेटा, यदि पब्लिक से होल्डिंग यदि 25% है तो नॉन पब्लिक से होल्डिंग कितनी हो सकती है, 75। नहीं आया सर, यदि मैं बोलूं कि पब्लिक के पास यदि शेयर्स 25 हैं तो पब्लिक के पास 25 है, तो पब्लिक के अलावा 75, नहीं समझ में आ रहा, यदि लिस्टिंग एग्रीमेंट में बोला कम से कम पब्लिक या 25 होगा, यदि पब्लिक 30% यदि होल्ड करेगी तो ये 70% होल्ड करेगा, और यदि पब्लिक 20% होल्ड करेगी तो ये 80% होल्ड करेगा। ओ नहीं सकता, क्योंकि कम से कम पब्लिक से होल्डिंग 25 होनी चाहिए, कम से कम पब्लिक से होल्डिंग अदर देन पीएसयू 25 होनी चाहिए, तो जब कम से कम 25 होनी चाहिए तो मैक्सिमम आया कि नहीं आया, क्या बात है सर, वी आर द मेकर, तो मैक्सिमम नॉन पब्लिक से होल्डिंग कितनी हो गई, 75, और मैंने पहले कह दिया था किसी को नहीं आया हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हर चीज समझने की नहीं होती बेटा, 75% और 90% ब्रैकेट में लिख लो, दिमाग पे जोर दो, दिमाग फट जाता है, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं दिया जाता, फिर भी मैं हमेशा एक बार ट्राई समझाने का ही करता हूँ, यदि वो प्रोविजन बनने में आ जाए तो बेटर होता है, इससे याद ही नहीं करना पड़ता, अदरवाइज आप याद कर सकते हो, लॉजिक समझ में आया। जैसे मिनिमम एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में कम से कम पब्लिक के पास 10 होना चाहिए, तो यदि मान लो पब्लिक के पास यदि 10 है तो नॉन पब्लिक कितना हुआ, 90, और ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि यदि पब्लिक के पास यदि 5 होगा तो लिस्टिंग ही नहीं होगा, और जब लिस्टिंग ही नहीं होगा तो सेबी के टेक ओवर रेगुलेशंस एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, तो सेबी के टेक ओवर रेगुलेशंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब कम से कम पब्लिक के पास 25 और 10 हो, और यदि पब्लिक के पास 25 और 10 है तो नॉन पब्लिक कितना हो गया, 75 और 90। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आगे तो हम तभी बढ़ेंगे जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। क्या रिक्वायरमेंट है बताइए, जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप होल्ड करते हो 25% और मोर, सर नहीं रखते हो तो मैंने बोला ना 3 to अप्लाई,
नहीं होगा। यदि आप होल्ड करते हो, यदि आपके पास है 25% वोटिंग राइट, 40% वोटिंग राइट, तो यदि कोई एक्वायर साथ में या ग्रुप में यदि 25% और मोर वोटिंग राइट यदि होल्ड करता है, लेकिन बट लेस देन 75% और 90% वोटिंग राइट्स, देन ये पर्सन एक्वायर एडिशनल शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साथ नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, इन ए फाइनेंशियल ईयर इन ए टारगेट कंपनी। टी कंपनी मतलब टारगेट कंपनी, राइट। एडिशनल शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या किया, एक्वायर्स। तो यदि एक्वायर्स की एडिशनल शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर इन ए टारगेट कंपनी entitles them to exercise more than 5% voting rights in a target company। मैं ओनली लिखवा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, एक बार मेरे साथ लिख लो आप लोग। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना होगा टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी टू परचेज करने के लिए उनके शेयर्स। डोंट वरी अबाउट इट, हम बहुत डिटेल्ड में समझेंगे विथ एग्जांपल्स। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 कहता क्या है, यदि किसी एक्वायर के पास ऑलरेडी 25% और मोर वोटिंग राइट्स है, 75 और 90 से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि 75 और 90 से ज्यादा यदि आपके पास शेयर्स और वोटिंग राइट्स हुए तो देन जो लिस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि मिनिमम जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो 25 और 10 है। इसलिए दिया हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल जो नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो आपकी 75 और 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि कोई एक्वायर 30%, 40%, 25% यदि वोटिंग राइट्स यदि होल्ड करता है 25% और मोर, तो 25% की वजह से नहीं, अब वो क्या कर रहा है, सुनो बात, एक्वायर एडिशनल शेयर्स। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 27% वोटिंग राइट्स है नाउ, और यदि मैं अब एक्वायर करता हूं एडिशनल शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, एट ए टाइम नहीं, एक साथ नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो अपना पीरियड है दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी आपने शेयर्स और वोटिंग राइट्स खरीदे हैं किसके, टारगेट कंपनी के, entitle them to exercise more than 5% voting rights, entitle them to exercise more than 5% voting rights in a target company। तो देन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी टू परचेज देयर शेयर्स, राइट। कुछ समझ में आया सर? बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 पढ़ के तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया। वेरी गुड, मैं चाहता भी था कंफ्यूजन हो जाए। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, अब क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है सर जब 3-1 होता है तो 25% और मोर वोटिंग राइट्स जितना ऑलरेडी है, जितना आपने एक्वायर किया दोनों देख के, 3-2 के अंदर मोर देन 5% की रिक्वायरमेंट है। कितना एक्वायर किया हो, मोर देन 5% एक्वायर किया हो। कब एक्वायर किया हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में। कब एक्वायर किया हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो यदि फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% यदि आपने शेयर्स या वोटिंग राइट्स यदि एक्वायर किए
तो यदि आप कोई भी एडिशनल शेयर या वोटिंग राइट्स यदि आप फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर कर रहे हो, लेकिन वो जो आपको राइट दे रहा है वो वोटिंग राइट्स का ही दे रहा है, और कितना परसेंट, मोर देन 5% वोटिंग राइट्स यदि आपको मिल रहे हैं, इतने शेयर्स आपने खरीदे हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओपन ऑफर देना पड़ेगा। लेकिन ये मोर देन 5% की रिक्वायरमेंट तभी देखी जाएगी जब आप ऑलरेडी 25% वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो। मतलब मैंने आज किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7% वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लिया, तो क्या मुझे ओपन ऑफर लाना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये 7% 5% ये आपको तभी देखना पड़ेगा, मोर देन 5%, ये मोर देन 5% आपको तभी देखना पड़ेगा जब आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, जब आप ऑलरेडी होल्ड करते हो। तो यदि किसी एक्वायर के पास यदि ऑलरेडी है कितना 25% और मोर वोटिंग राइट्स देन किसी फाइनेंशियल ईयर में यदि मोर देन 5% यदि वोटिंग राइट्स यदि एक्वायर किया तो उसे ओपन ऑफर देना पड़ेगा। सब थोड़ा सा क्लियर हुआ, वेरी गुड। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? रिलायंस लिमिटेड। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 दैट इज रिलायंस लिमिटेड, जो हमारा एक्वायरर है उसका नाम क्या है? मिस्टर सी। फॉर एग्जांपल मिस्टर सी ओल्ड 27% वोटिंग राइट्स। तो यदि मिस्टर सी के पास यदि 27% यदि वोटिंग राइट्स हैं, मैंने ये नहीं बोला कि इस ईयर के अंदर 27% हुए, हो सकता है कि आज से 10 साल पहले आपने कोई शेयर्स खरीदे थे, उस समय आपके 27 हो गए, अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो अभी थोड़ी 3-1 एप्लीकेबल होगा। जब पहली बार 27 हुआ होगा, जब पहली बार 27 हुआ होगा, जब पहली बार आपका एक्वायर करने की वजह से 27 हुआ होगा, उस ईयर में आपने ओपन ऑफर लेके आए होंगे। अब मैं 27% वोटिंग राइट्स होल्ड करता हूं, अब मैं 27% वोटिंग राइट्स होल्ड करता हूं, देन मिस्टर सी ने एग्रीमेंट किया टू एक्वायर शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 6% वोटिंग राइट्स। तो whether open offer under regulation 3 sub regulation 2 attracted or not। तो यदि कोई भी पर्सन ऑलरेडी 27% और यदि कोई पर्सन ऑलरेडी 27% वोटिंग राइट्स यदि होल्ड करता है, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट थी 25, लेकिन यहाँ पे कितना होल्ड करता है 27, तो पहले रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। देन वो जो भी एडिशनल शेयर्स है वोटिंग राइट्स फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर करता है, वो मोर देन 5% वोटिंग राइट्स होना चाहिए। यहाँ पे 6% वोटिंग राइट्स है, तो इसका मतलब पहले के अंदर तो आंसर आएगा कि रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के अंदर ओपन ऑफर अट्रैक्टेड या ट्रिगर। या एप्लीकेबल। समझ में आ गई बात बेटा? नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 2। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई पर्सन इंक्लूडिंग पीएससी ऑलरेडी 25% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करता हो, वी टेक एग्जांपल नंबर 2। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। There is a company that is a Reliance Limited. Reliance Limited, there is acquired Mr. C. Old 30% voting rights. Acquire on 15th May 2020 2% voting rights, 19th September 2020 4% voting rights. Now we come to the example number 2। रिलायंस लिमिटेड है, मिस्टर सी ऑलरेडी 30% वोटिंग राइट्स होल्ड करता है एंड मिस्टर सी ने एक्वायर किया 15 मई को 2% वोटिंग राइट्स एंड 19 सितंबर को 4% वोटिंग राइट्स। whether regulation 3 sub regulation 2 attracted or not, या ओपन ऑफर का जो ट्रिगर पॉइंट है वो ट्रिगर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा।
वेदर ओपन ऑफर आपको लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? सर मिस्टर सी ऑलरेडी होल्ड 30% वोटिंग राइट्स। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 की पहली रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन 25% और मोर देन 25% वोटिंग राइट्स होल्ड करता हूं। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि एट ए टाइम एक साथ आप मोर देन 5% वोटिंग राइट्स एक्वायर करो। यहां पे बात की जा रही है इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी शेयर्स आपने एडिशनली एक्वायर किए वो सब मिला के मोर देन 5% होना चाहिए। तो यहां पे जो आपने शेयर्स एक्वायर किए 15 मई और 19 सितंबर को, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, और ये शेयर्स मिला के कितने हो गए? मोर देन 5% वोटिंग राइट्स। तो देन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देयर इज ए कंपनी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड, there is a acquirer that is a Mr. C. Mr. C already hold that is a 26% voting rights. Acquire क्या acquire करता है ये? 15 मई 2020 को शेयर्स एक्वायर किए 4% वोटिंग राइट्स, एंड देन 21 Feb 2021 को 1.5% वोटिंग राइट्स एक्वायर किए। तो वेदर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट under regulation 3 sub regulation 2 attracted or not? जल्दी बताओ बेटा, 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। एग्जांपल नंबर 3, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा? देखो, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 तभी होगा, सेकंड पीआर, थर्ड पीआर, फोर्थ पीआर तभी होगा जब ऑलरेडी आप 25% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो। मतलब ये कि एक बार मेरे पास 25% वोटिंग राइट्स है, मैं जब जिस फाइनेंशियल ईयर में मैं जिस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% वोटिंग राइट्स एक्वायर करूंगा उस फाइनेंशियल ईयर में मुझे ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया बेटा? हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेते रहेंगे तो जो छोटे छोटे डाउट तुम लोगों के दिमाग में रहे वो सारे डाउट धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मिस्टर सी है ऑलरेडी 25% वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, 26% वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, मतलब 25% और मोर। देन 15 मई को एक्वायर किया 4%, 21 Feb 2021 को एक्वायर किया 1.5। तो जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 एग्रीगेट आपने कितना एडिशनल शेयर्स एक्वायर किया? दैट इज अ 5.5% वोटिंग राइट्स, मोर देन 5% वोटिंग राइट्स। इतने शेयर्स यदि आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर किए और आप ऑलरेडी होल्ड करते हो 30%, सॉरी 25% और मोर, यहाँ पे आप एक्वायर कर रहे हो 26, दैट इज 25% से ज्यादा। तो देन अंडर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ओपन ऑफर आपको क्या करना होगा? लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, देयर इज ए कंपनी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड। ये जितने भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी मेरे साथ लिखते रहो बेटा। Reliance Limited, there is a person Mr. C that is the acquirer. Very good. क्या वेरी गुड? अभी कहानी तो अभी स्टार्ट होगी ना। तो मिस्टर सी होल्ड करता है फॉर एग्जाम्पल 43% वोटिंग राइट्स। एक्वायर 13 मार्च 2020 को 3% वोटिंग राइट्स,
एंड देन 13 अप्रैल 2020 को आपने अगेन 3% वोटिंग राइट्स अगेन आपने एक्वायर कर लिया, वेदर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल और नॉट, वेदर ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 अट्रैक्टेड और नॉट। जल्दी बताओ बेटा, 1 मिनट का टाइम तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम्हें बताना है पहले। सर यदि ये पर्सन विजिटर सी ऑलरेडी होल्ड करता है, यदि ये पर्सन ऑलरेडी होल्ड करता है 43% वोटिंग राइट्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि यदि ये फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% वोटिंग राइट्स यदि इतने एक्वायर किए एडिशनली, तो देन इसे ओपन ओपन आना पड़ेगा 13 मार्च 2020। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में आपने वो शेयर्स एक्वायर किए 3%, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में आपने शेयर्स एक्वायर किए 3% वोटिंग राइट्स, आपने किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% वोटिंग राइट्स एक्वायर्ड नहीं किए। क्या रिक्वायरमेंट थी रेगुलेशन 3.2 में? रेगुलेशन 3.2 में दिया हुआ है 2 रिक्वायरमेंट है बेटा। पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि आप ऑलरेडी 25% वोटिंग राइट्स एक्वायर करते हो, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि यदि 25% वोटिंग राइट्स यदि आप एक्वायर करते हो देन एडिशनल किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप मोर देन 5%, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 समझ में आता है बेटा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी आपने 3% वोटिंग राइट्स एक्वायर किया, और फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में भी आपने 3% वोटिंग राइट्स एक्वायर किया। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 3% से ज्यादा वोटिंग राइट्स आया ही नहीं, और रिक्वायरमेंट क्या है? मोर देन 5%। तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 ओपन ऑफर लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी कंसेप्ट के साथ बता देता हूं, अलग से बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इफ एनी एक्वायर ओल्ड 25% और मोर वोटिंग राइट्स acquires additional shares or voting rights up to 5% in any financial year, no open offer requirement। कोई ओपन ऑफर आपको लाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि एक तरीके से ये प्लानिंग बी हो गई। मतलब हम यदि किसी कंपनी के अंदर कंसल्टेंट हैं और यदि कोई इन्वेस्टर हमसे भी एडवाइस लेता है, या नॉर्मली कोई इन्वेस्टर भी हमारे पास आता है और बोलता है सेबी के रिगार्डिंग आपसे एडवाइस चाहिए, और यदि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी के यदि 25% या मोर यदि वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, तो हमारी प्लानिंग क्या होगी कि यदि आप उस कंपनी के दिए दिए शेयर्स खरीदना चाहते हो तो हर फाइनेंशियल ईयर अप टू 5% खरीदो। कोई ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बस ये याद रखना कि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने मोर देन 5% वोटिंग राइट्स यदि एक्वायर कर लिए तो आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। सर इसे नाम क्या देते हैं? इसे बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रीपिंग एक्विजिशन। मतलब ये कि यदि आप किसी टारगेट कंपनी के 25% और मोर वोटिंग राइट्स यदि होल्ड करते हो हर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5% यदि आप वोटिंग राइट्स एक्वायर कर रहे हो, तो फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5% तक का जो भी वोटिंग राइट्स आपने एक्वायर किया उससे नाम दिया गया है क्रीपिंग एक्विजिशन। और ओपन ऑफर लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि आपने मोर देन 5% वोटिंग राइट्स यदि आपने एक्वायर कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं अपन। देयर इज ए कंपनी दैट इज अ रिलायंस लिमिटेड। मिस्टर सी acquire hold 21% voting rights, then acquire 7% voting rights
ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट अट्रैक्टेड और नॉट, ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट अट्रैक्टेड और नॉट, और यदि ओपन ऑफर यदि लाना पड़ रहा है तो ये कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। यदि मिस्टर सी 21% वोटिंग राइट्स ऑलरेडी होल्ड करता है और ये एक्वायर कर रहा है कितना परसेंट? 7%, मोर देन 5%, कितना परसेंट बेटा? मोर देन 5%, तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा रेगुलेशन 3(2) में। चार्टर लगा दो। मैंने बोला ना बेटा, इतनी बार बोल दिया, मैंने बोला था जब ये क्लास एंड होगी तो माइंड में सेट करके जाऊंगा, रेगुलेशन 3(2) तभी एप्लीकेबल होगा। पहली रिक्वायरमेंट यदि ऑलरेडी मैं होल्ड करता हूं, मैं सेकेंड रिक्वायरमेंट पे जाओ ही मत यदि पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो तो। और पहली रिक्वायरमेंट ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तभी तो प्यार होगा जब आप ऑलरेडी प्यार कर चुके हो। तो मोर देन 5% आपको रिक्वायरमेंट तभी देखनी पड़ेगी जब आप ऑलरेडी होल्ड करते हो 25% और मोर वोटिंग राइट्स। तो बड़े ध्यान से देखना, ये पर्सन 21% होल्ड करता है, ये 21% होल्ड करता है, तो यहाँ पे रेगुलेशन 3(2) नहीं होगा, ओपन ऑफर तो लाना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन होल्ड करता है 21% वोटिंग राइट्स। जितने शेयर्स और वोटिंग राइट्स आप ऑलरेडी होल्ड करते हो प्लस जो एडिशनल जो आप शेयर्स एक्वायर्ड करते हो, दोनों को कंबाइन करके यदि वो एंटाइटल होता है एक्सरसाइज करने के लिए 25% और मोर वोटिंग राइट्स, यहाँ पे होता है 28% वोटिंग राइट्स, तो इसे रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। एज पर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट क्या होगी? दैट विल बी अट्रैक्टेड। क्लियर बेटा? इट इज एग्जाम्पल नंबर 5। और मुझे लगता है और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 भी और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 भी। एक बार हम काम करते हैं कि जो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 जो कंपाइलर में लैंग्वेज दी हुई है, जो सेबी टेक और रेगुलेशन के अंदर जो लैंग्वेज दी हुई है उसे हम एक बार देख भी लेते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ मोर देन, क्या लिखा बेटा? एक्विजिशन ऑफ मोर देन 5% वोटिंग राइट्स इन फाइनेंशियल ईयर, ये तो एडिंग आप तो लो में देखो क्या लिखा हुआ है, नो एक्वायर, नेगेटिव में दिया हुआ है। जब तक ऐसा नहीं कर देते तो ये नहीं कर सकते। कंडीशन लगा रखी ना, पहले ओपन ऑफर लाना पड़ता है, पहले ओपन ऑफर लाना पड़ता है। तो नो एक्वायर वू टुगेदर विथ या अलोंग विथ पीएससी, एक्वायर खुद या पर्सन एक्टिंग कंसर्न के साथ। एक्वायर्ड एंड ओल्ड in accordance with these regulations shares voting rights entitle them to exercise 25% or more। यदि कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी यदि ऑलरेडी कितना होल्ड कर रहा है बेटा? तेज बोलो, 25% और मोर वोटिंग राइट्स इन ए टारगेट कंपनी बट लेस देन एमपीएनपीएस। एमपीएनपीएस क्या होता है? 75% और 90%। तो क्या होगा? एक्वायर विद इन एनी फाइनेंशियल ईयर एडिशनल शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स कितना? एक्सरसाइज मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग राइट्स, लेकिन उससे पहले अनलेस, जब तक कि नहीं, आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा ओपन ऑफर के लिए। कुछ बच्चों लग रहा है दो काम करने पड़ेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट भी ओपन ऑफर ही बेटा। ओपन ऑफर लाना है और उस ओपन ऑफर के लिए पब्लिकली अनाउंस करना है, इन्फॉर्म करना है, वरना पब्लिक को कैसे पता चलेगा, इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि ओपन ऑफर आ गया है। समझ में आ गई बात? कि मतलब शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो एग्जिट कर सकते हैं, वो कंपनी से निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, ये एक्वायर उनके शेयर्स एक्वायर कर लेगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट such acquire shall not be entitled to acquire, that is very important point। क्योंकि इसका लॉजिक तो मैंने जब स्टार्टिंग में कभी बता दिया था कि कोई भी पर्सन कभी भी 75% और 90% से ज्यादा शेयर्स होल्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, मेरे साथ बोलो, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, तो मेरे साथ बोलो, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। बताया था ना मैंने, लिस्टिंग में रिक्वायरमेंट दे रखी है, कम से कम पब्लिक के पास 25% शेयर्स होने चाहिए, अदरवाइज वो डीलिस्टिंग करानी पड़ती है ना।
और पीएससी हो तो मिनिमम 10% पब्लिक से होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रोवाइडेड दिया हुआ है सच एक्वायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एक्वायर और एंटर इनटू एग्रीमेंट टू एक्वायर द शेयर्स ऑर्गेनाइज एक्सीडिंग द नंबर, कितना नंबर, एग्रीगेट से होल्डिंग परसुएंट टू द एक्विजिशन अबाउट द एमपीएनपीएस। मतलब कभी भी एग्रीगेट मिला के, सब मिला के आपके पास कभी भी एमपीएनपीएस से ज़्यादा शेयर्स हो ही नहीं सकते। तो इतना याद रख लेना कि जब भी आप कोई फर्दर फ्यूचर में शेयर्स एक्वायर करो या एग्रीमेंट करो तो एग्रीगेट से होल्डिंग आपकी एमपीएनपीएस से ज़्यादा नहीं है। कोई कंफ्यूजन्स? हमने आईबीसी 2016 पढ़ा था सर, पढ़ा था। तो आईबीसी 2016 के अंदर रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता था, याद आया, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। पूरी आईबीसी 2016 की बात नहीं हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्विजिशन परसुएंट टू रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आईबीसी 2016। बात समझ में आया कि यदि आईबीसी 2016 के जो रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव्ड हो गया है, वहां पे रेजोल्यूशन प्लान फाइनली कौन अप्रूव करता है, एनसीएलटी। तो एक बार रेजोल्यूशन प्लान यदि अप्रूव हो गया, उसके परसुएंट यदि कोई एक्विजिशन किया जाता है तो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के अंदर कोई ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार या तो तुम लोग जितना भी पूरा कंसेप्ट है अच्छी तरह एक बार रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मतलब इस क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट था, दो रेगुलेशंस आपको टिप पे याद होनी चाहिए। नंबर 1 इज रेगुलेशन 3(1), जब पहली बार फर्स्ट टाइम जितना शेयर्स ऑलरेडी रखा हुआ है और जो शेयर्स में खरीदने जा रहा हूं दोनों मिला के 25% और मोर यदि होता है तो रेगुलेशन 3(1) के अकॉर्डिंग मुझे ओपन ऑफर आना पड़ेगा। और यदि मेरे पास ऑलरेडी 25% वोटिनाइज है और मैंने यदि किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन 5% यदि वोटिनाइज एक्वायर कर लिया तो तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। तो ये दो है, रेगुलेशन 3(1) हो गया, रेगुलेशन 3(2) हो गया। फर्दर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।